प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए राजनीति विज्ञान के पेपर 7A, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया, अर्थात आधुनिक भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले यूनिट का जो पहला चैप्टर है, वहीं से इसकी शुरुआत होगी, जो मॉडर्न इंडिया को लेकर है। उससे पहले हम लोग भारतीय राजनीतिक चिंतन को एक समग्र दृष्टि में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। प्राचीन विद्वानों के द्वारा इस धारणा का प्रतिपादन किया गया था कि प्राचीन काल में भारतीयों की दृष्टि धर्मशास्त्र तथा आध्यात्मवाद पर केंद्रित थी और भारतीय दर्शन में राजनीतिक चिंतन का अभाव था। मैक्स मूलर, ब्लूमफील्ड, डनिंग जैसे विचारकों के द्वारा ये भ्रांत धारणा विकसित की गई कि भारत के हिंदू साहित्य में संदिग्ध आदर्शवाद, अव्यवहारिक बातों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। परंतु ये धारणा बिल्कुल ही गलत, एक तरफा और बिल्कुल भ्रामक है। अज्ञानता के कारण या जानबूझकर भारतीय विचारकों व राजनीतिक दार्शनिकों की निरंतर उपेक्षा की गई। प्लेटो और अरस्तु के बारे में शताब्दियों पूर्व, उनसे पहले ही भारत में राजनीति शास्त्र के बारे में लिखा गया है, अर्थात राजशास्त्र, राजधर्म इत्यादि के बारे में भारतीय अगर ग्रंथों में अध्ययन किया जाए तो बहुत कुछ ऐसा है जो देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में इस अध्ययन विषय को अनेक नाम से पुकारा जाता था, जिसे आज हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। प्राचीन भारत में इसे राजधर्म, दंड नीति, नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे नामों से संबोधित किया गया। महाभारत के शांति पर्व में इसे राजधर्म कहा गया था। प्राचीन भारत में राजतंत्र ही सबसे अधिक प्रचलित था, अतः राज्य और शासन के अध्ययन को राजा का धर्म कहा गया। राजधर्म में राजा के सभी कर्तव्य और शासन संबंधी बातें सम्मिलित की गई थी। सभी विद्याएं राजधर्म में ही आ जाती थी। कुछ विचारकों के अनुसार इसे दंड नीति के रूप में प्रयुक्त किया गया। दंड नीति को प्राचीन भारत में प्रशासन का शास्त्र समझा गया था, जिसका संबंध शासन के कार्यों अथवा शासन तंत्र से रहा है। कौटिल्य के अनुसार मनु, बृहस्पति, शुक्राचार्य के द्वारा मान्य 4 विद्याओं में से एक दंड नीति भी थी। भारतीय विचारक बहुत पहले से ही संप्रभुता को राज्य का आधार मानने लग गए थे। उनके मतानुसार बल प्रयोग या दंड के बिना कोई राज्य कायम रखा ही नहीं जा सकता। दंड की महत्ता अर्थात राज शक्ति की महत्ता के संबंध में मनु का कहना है कि जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो दंड ही उनकी रक्षा करता है, अर्थात राजधर्म ही उनकी रक्षा करता है। उसी के भय से लोग न्याय का मार्ग अपनाते हैं। आगे चलकर इस विषय को अर्थशास्त्र शब्द के रूप में प्रयोग किया गया। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में इसका सर्वमान्य प्रयोग किया है। वहां अर्थ का शब्द, जैसे आज हम मनुष्य का व्यवसाय, धंधे इत्यादि से लगाते हैं, उस समय उसका अर्थ भूमि से लगाया जाता था, अर्थात भूमि से संबंधित संपूर्ण शास्त्र। अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र अथवा दंड नीति के रूप में भी आगे चलकर कहा गया। बाद के वर्षों में इसे अलग अलग शब्दों, अलग अलग अर्थों और अलग संबंधों के रूप में प्रचालित किया गया। प्राचीन भारत में राष्ट्र का बड़ा महत्व था। राजनीति विषयक ज्ञान को चाहे किसी भी
रूप में पुकारा जाता रहा हो, तथ्य यह है कि राजशास्त्र को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था और प्राचीन ग्रंथों में अनेकों स्थान पर राजशास्त्र की महिमा का वर्णन करते हुए सर्वोपरि ज्ञान की महिमा इसे बताया गया। कौटिल्य के अनुसार दंड शक्ति 4 प्रमुख विद्याओं में से एक है। इन सभी विद्याओं की सुख समृद्धि दंड पर ही निर्भर है। महाभारत में कहा गया है कि जिस प्रकार हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है, उसी प्रकार राजशास्त्र में सभी शास्त्र समाहित किए जा सकते हैं। दंड नीति के महत्व के संबंध में भीष्म ने कहा है कि यदि दंड नीति नष्ट हो जाए तो तीनों ही वेद लुप्त हो जाएंगे। शुक्र ने भी कहा है कि ब्रह्मा द्वारा रचित राजशास्त्र के सार को वशिष्ठ और मेरे जैसे अन्य लेखकों ने पृथ्वी के शासकों तथा अन्य व्यक्तियों की समृद्धि के लिए संक्षिप्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि राजा को बलपूर्वक यत्नपूर्वक नीति शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। इस शास्त्र के ज्ञान से राजा सुंदर नीति में कुशल होता है। इसके बिना राजा अपने प्रमुख कर्तव्यों प्रजा के पालन और दुष्टों के नाश का पालन नहीं कर सकता। मनु के अनुसार दंड ही धर्म और राजा है। इसके द्वारा ही राजा प्रजा की रक्षा करता है और चारों आश्रमों में सभी व्यक्तियों से अपने अपने कर्तव्यों का पालन कराता है। जब सब लोग सोए रहते हैं तो दंड जागता है। प्राचीन भारत में राजशास्त्र एक संकुचित विषय नहीं था, बल्कि इसे एक विस्तृत शास्त्र माना गया है। राज्य विषयक मामलों को धर्म से पृथक नहीं रखा गया था, धर्म उसके अंतर्गत समाहित था। कहा जाता था कि राजा का सबसे पहला कर्तव्य धर्म का पालन है, अर्थात राजशास्त्र और धर्मशास्त्र एक ही थे और इस रूप में वे नैतिकता पर निर्भर करते थे। राजशास्त्र में प्राचीन समय में सामाजिक व्यवस्था, धर्म, राजा की सत्ता इत्यादि बातों के साथ साथ अंतर्राज्यीय संबंध, मित्र, उदासीन, शत्रु राजा, उनकी विशेषताएं, आय व्यय, राष्ट्र, प्रजा के कर्तव्य, प्रजा का खजाना, कानून एवं न्याय पद्धति, दुर्ग, वन, सेना इत्यादि सभी कुछ सम्मिलित था। प्राचीन भारतीय चिंतन की जो विशेषताएं कही जाती है, उसमें यह भी कहा गया है कि राजनीति के शास्त्र के अंतर्गत धर्म से भिन्न नहीं है, यह धर्म का ही एक अंग है। और प्राचीन साहित्य को यदि हम निकाल कर देखें, उसको अध्ययन करने का प्रयास करें, वेदों में ढूंढें, तो इस प्रकार की बातें प्रचलित है कि प्राचीन समय में राजनीति का विज्ञान अर्थात राजशास्त्र एक विस्तृत शासन पद्धति के रूप में लिया गया था। विभिन्न लेखकों, धर्मशास्त्रों इत्यादि में इसका संपूर्ण वर्णन किया गया है। साहित्य का जो प्राचीन स्वरूप है, उसके विभिन्न स्रोत भी हमें दिखाई देते हैं, जिसमें शिलालेख आते हैं, जिसमें ताम्रपत्र आते हैं, जिसमें मुद्रा शास्त्र आते हैं, जिसमें वेदों में जो लिखा गया है वह है, जिसमें प्राचीन धर्मशास्त्रों के अंग के रूप में लिया गया है, वे सारी बातें इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो कहा यह जाता है कि भारत का जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन है, वो एक प्राचीन परंपराओं के अनुसार निर्मित हुआ है। आज हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं। आज का भारत आधुनिक भारत है, परंतु ये प्राचीन विचारों, प्राचीन साहित्यों और प्राचीन मान्यताओं से बिल्कुल विलग नहीं है। तो आज का राजनीति विज्ञान और आज के राजनीति विज्ञान में जो आधुनिक विचारक हमें देखने को, पढ़ने को मिलते हैं, उन पर प्राचीन भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो एक समग्र दृष्टि और समग्र मूल्यांकन के रूप में हम कहें कि आधुनिक भारत और आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्हें हम आधुनिक भारत के राजनीतिक चिंतक भी कहते हैं, वे प्राचीन भारतीय परंपराओं और प्राचीन भारतीय विचारों को समाहित किए हुए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।